Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. So I'm back with another video और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर है हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट 2001 कॉमर्स का 25 नवंबर का शिफ्ट 1 का पेपर। और आई होप ये आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा कर देगा। मैं हर एक वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी ताकि आप लोगों को भी इजीली आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। So the first question was which is the most potent मतलब important driver of business transformation during COVID-19 pandemic. So answer for this question was technology adoption and innovation. किस मतलब बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर देखा गया वो कौन सा हो सकता है ड्यूरिंग पैंडमिक 19, ठीक है ना। तो इसका आंसर था हमारे पास टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड इनोवेशन। All right. So the next question was countervailing duties are often imposed on import to offset the impact of. अब सबसे पहली बात तो ये countervailing duties क्या होती है, ये मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वो वीडियो एकदम अच्छे से देखिए। मैंने पूरा ये पार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास किसके बैड इफेक्ट को कम करने के लिए हमारे पास काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाई जाती है। तो उसका आंसर है एक्सपोर्ट सब्सिडीज। अगला है हमारे पास टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिटिस्टिक टेक ओवर ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स एंड एमिड कोविड-19 पैंडमिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर्स विद इंडिया इज अलाउड थ्रू। अब पहली बात तो ये हमें ये चीज समझनी कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री के अंदर अलग अलग रूट से होती है। अब रूट से क्या मतलब है, रूट का मतलब है जैसे इंडिया की अगर हम बात करें देयर आर 3 रूट्स, ठीक है। पहला है ऑटोमेटिक रूट जिसको हम बोलते हैं, दूसरा है गवर्नमेंट रूट और तीसरा है जो दोनों को मिला के बनता है। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, जिसके अंदर ऐसी एफडीआईज या ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके लिए जो देश की सरकार है उसका कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट रूट मतलब क्या होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत होती है। और तीसरा होता है कि कुछ ऑटोमेटिक होते हैं कुछ गवर्नमेंट के होते हैं। तो इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आई वुड सजेस्ट यू ऑल। उसमें मैंने एक एक पॉइंट बता रखा है कि कितना परसेंट एफडीआई भी है वो भी मैंने इन्फॉर्म कर रखा है। रिसेंट ट्रेंड इन एफडीआई सारा डाला हुआ है, तो डू चेक out those videos. Okay, so इसका आंसर है गवर्नमेंट रूट। फैक्टर कंडीशन इन माइकल पॉटर्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस इंक्लूड। सो द माइकल पॉटर्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो थ्योरी है इसे हम माइकल पॉटर्स डायमंड थ्योरी भी बोलते हैं। और इस थ्योरी से हमें ये पता लगता है, ये माइकल पॉटर ने बताया कि किस तरीके से एक इंडस्ट्री या फिर फर्म अपने कंपटीशन से एक कदम आगे रह सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने अलग अलग फैक्टर्स बताए हुए हैं, उसमें अलग अलग चीजें बताई हुई किस तरीके से। उसमें से एक है फैक्टर कंडीशंस को भी इंप्रूव करना। फैक्टर कंडीशन मतलब फैक्टर क्या होते हैं हमारे पास, जैसे स्किल्ड लेबर, साइंटिफिक नॉलेज, इन सब चीजों को फैक्टर कंडीशनिंग में डाली गई। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, अपलोडेड है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so the next question is in case the purchasing company agree to act as the agent of the vendor for collection of the book debts in the book of purchasing company the amount of debtor should be credited to। तो पहले तो आंसर है इसका वेंडर्स डेटर्स अकाउंट। अब इसका कहने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए एक कंपनी है, वेंडर कंपनी, जिसने अपना बिजनेस बेच दिया है, तो दूसरा कंपनी जिसने परचेज किया उसको हम परचेजिंग कंपनी बोलेंगे। तो अगर परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को प्रॉमिस किया है कि अगर आपका कोई भी कलेक्शंस होंगे और बुक डेट्स वो हम कर लेंगे, तो उसको अपने अकाउंट के अंदर एक चीज ओपन करनी पड़ेगी, अपने पास एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो वो कौन सा अकाउंट होगा, अमाउंट ऑफ डेटर के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा या क्रेडिट किए जाएंगे उसके पैसे, वो वेंडर्स डेटर्स अकाउंट के अंदर, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इन द होल्डिंग कंपनीज बैलेंस शीट इज मोर देन इन द बुक वैल्यू ऑफ द नेट एसेट एक्वायर्ड द डिफरेंस रिप्रेजेंट्स। इसमें कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने जितनी एसेट्स नेट एसेट्स टेक ओवर करी हैं, जितनी परचेज की हैं, उससे ज़्यादा अगर हमने इन्वेस्टमेंट में दिखाया है, तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है, वो क्यों है, वो होता है कि आपने एक्स्ट्रा
क्या लिया होगा, अपने गुडविल के लिए पैसा चुकाया होगा। ठीक है, तो जब भी मोर लिखा आता है वहां गुडविल होता है, अगर इसी की जगह लेस होता हमारे पास तो आंसर would have been capital reserve on consolidation. All right, next question पे आ जाते हैं। The basic method of valuing human assets is, इसका आंसर है हमारे पास amortization। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि हमारे पास पिछले मतलब हर साल आता है। ये एक ऐसा टॉपिक है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको करके। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बोला हुआ है कि एक्स एंड वाई, ठीक है, दो पार्टनर है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कंपनी है उसमें इतने रेशो के अंदर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, जेड को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर। 1/5 शेयर मतलब टोटल का 1/5 होगा। तो आप एक बात बताइए, अब जो रिमेनिंग जो बच गया है एक्स और वाई के लिए आफ्टर गिविंग इट टू जेड कितना होगा, तो 1 - 1/5 बच जाएगा, तो बचेगा 4/5। अब ये 4/5 ही केवल किस में बटेगा, एक बार ये वाला x में, एक बार y में। लेकिन उन्होंने क्या किया है, ये चीज पहले ही डिसाइड कर दी है कि वो लोग क्या करेंगे, 2:1 के अंदर अपना जो है आगे बंटवारा करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा जो उनका पास बच गया, हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से उनको कितना मिल रहा है। तो इसमें से आप देखो वो ऑलरेडी कितना होल्ड करके चल रहे हैं, वो चीज उसको माइनस कर दे। मतलब फ्यूचर में उन्होंने 2/3 बोला है ना, एक्स ने बोला है कि भाई वो 2/3 करेगा, तो कितना डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, डिफरेंस आएगा हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 8/15। ठीक है, ऐसी y को अगर आप सॉल्व करोगे, y जो है 4/5 में से आप माइनस कर दो, वो कितना मतलब बोल रहा है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4/15। अब देखो ये तो वो है जो उनको अब हो जाएगा नया, ठीक है, और ये उनका ओल्ड रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है ओल्ड माइनस न्यू, हमारे पास यही होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो। तो x की अगर हम बात करें, ओल्ड वॉज 4/7, न्यू है उसका 8/15। ठीक है, तो कितना उसने सेक्रीफाइस किया है, 4/105। ठीक है, इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। और अगर हम लोग y की बात करें तो उसका ओल्ड था 3/7, उसमें से आप माइनस करेंगे 4/15 को, तो इसका आंसर हमें पता लग जाएगा 17/105। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं आया मैं और भी क्वेश्चन इसी के ऊपर लेके आऊंगी, आप देखेंगे हर साल आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। The value of firm in wealth maximization objective is measured by, इसका आंसर बहुत क्लियर है, present value of all expected future profits। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको मैं जरूर क्लियर कर दूंगी। जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करने की कोशिश करती है, वो ऑब्जेक्टिव लेके काम करती है ना, तो इसका मतलब है कि वो जो फ्यूचर प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू को एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो फॉर अ डिक्लाइन इन प्राइस, टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन, अगर प्राइस डिक्लाइन होने के साथ हमारा रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो जाता है, तो वो कौन सा डिमांड है उसका, इसका इनइलास्टिक ही होगा। वेयर एज अगर प्राइस बढ़ने के बाद, है ना, या फिर रुको, प्राइस घटने के बाद रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था ना उनका, तो लेकिन ये हुआ नहीं, ये तो इलास्टिक का कंडीशन हो गया आपके पास। ठीक है, और यूनिटरी मतलब बराबर, जितना प्राइस घटा उतना ही रेवेन्यू घटा होता या बढ़ा होता, उसको हम लोग यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। जीरो इलास्टिक की कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो या गाइस आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगी, बट आपको पहले मुझे अपना फीडबैक देना पड़ेगा कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं या नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।